एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड रिटन बाय इसाक एसिमोव। सो वी हैव डिस्कस द कंप्लीट चैप्टर इन डिटेल, भले वो लाइन बाय लाइन समरी हो या फिर अकेली सेपरेट एक समरी हो, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस चैप्टर। अब ये टेस्ट करना है कि कितना चैप्टर हमको समझ आया है। आर वी एबल टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज समथिंग we will test by solving different NCERT questions asked in this chapter. Clear? So let's begin with the very first question of this chapter, which says, thinking about the text, the very first question is, answer these questions in a few words or a couple of sentences each. तो सबसे पहले तो ये जो questions हैं आपको limited words में answer करने हैं. You have to not give very big paragraphs or write complete essay. Just direct answer देना है one word में, two words में या फिर 2 to 3 sentences में, जिस भी तरीके से question की demand है. Clear? All right. So the very first question is, how old are Margie and Tommy? बहुत basic सा question है. Margie क्या है भाई? 11 years and Tommy जो है वो है 13 years old. Clear? So let's write the answer. So Margie is 11 and Tommy is 13 years old, or you can mention it as Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. Clear? तो बहुत डायरेक्ट सा आंसर है. अब ये चीज हमें दिमाग में बैठ गई है. मागी छोटी है 11 years और उससे 2 साल बड़े कौन है? टॉमी, वो है 13 years old. Clear? All right. Next question is, what did Margie write in her diary? अब इस question को you have to answer, keeping in mind the word limit. If it's a long answer type question, you would write the complete scene in short. बट अगर ये क्वेश्चन कैसा है, शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे कि हमसे बोला गया है कुछ फ्यू वर्ड्स या फ्यू सेंटेंसेस में लिखना है, तो फिर क्या करोगे, डायरेक्टली बता दो कि डेट क्या थी और व्हाट वाज द टॉपिक. सो वी नो व्हाट वाज द डेट, 17th May 2157, एंड व्हाट वाज द टॉपिक, टॉमी फाउंड अ रियल बुक. क्लियर? सो वी विल आंसर दिस एज, Margie wrote in her diary, today 17 May 2157 Tommy found a real book. So this was something जो कि इस डायरी एंट्री के बिगनिंग में लिखा गया है. Done? All right. नेक्स्ट इज, हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर? तो मागी ने कभी पहले बुक देखी है क्या? देखो, द वे मागी वॉज शॉक्ड आफ्टर हैविंग अ लुक एट अ बुक, द वे मागी वॉज लाइक कि ऐसे टेक्स्ट होते हैं क्या, इट्स नॉट मूविंग. तो वी आर अवेयर कि तब के टाइम पे सिर्फ टेली बुक्स थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, एंड पीपल नेवर हैड अ लुक ऑन अ रियल बुक. सो डेफिनेटली मागी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. क्लियर? तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? No, Margie had never seen a book before. Clear? बहुत easy से questions हैं. All right. Next question is, what things about the book did she find strange? अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर इनके लिए वो hilarious थी या comical थी या थोड़ी strange, peculiar सी चीज़ें थी. That were, number one, कि टेक्स्ट मूव नहीं कर रहा था. द वे इनकी टेलीविजन स्क्रीन पे जो ई टेक्स्ट है वो मूव करता है, इनकी जो बुक्स हैं, जो इनके हाथ में एक रियल बुक थी, उसका टेक्स्ट डेफिनेटली मूव नहीं कर रहा था. तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज स्ट्रेंज फॉर हर. सेकेंडली ऑल्सो, व्हेन दे वर टर्निंग द पेजेस, द टेक्स्ट ऑन द प्रीवियस पेज वॉज देयर इटसेल्फ. वो मूव नहीं हुआ था, वो हटा नहीं था. बट ई टेक्स्ट में क्या होता है, जो टेली बुक्स होती हैं उसमें जो भी टेक्स्ट आप नेक्स्ट पे जाते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे, तो प्रीवियस जो पेज है वो तो रहेगा ही नहीं, राइट? तो इनके लिए ये भी चीज क्या थी, बहुत हिलेरियस. डन? ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर. So the things about the book that she found strange, या फिर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं that Margie found strange were that the pages of the book were yellow and crinkly. The words of the book were still. They did not move as the words move on the computer screen. When they turned back to the previous page, it still had the same words on it that it had when they first read it. तो हम already चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. Also you can mention this point. सबसे पहली चीज़ तो जो पेजेस थी वो येलो थी, बहुत क्रिंकली, बहुत क्रम्पल्ड थी. नंबर 2, जो टेक्स्ट था वो मूव ही नहीं कर रहा था. इट वॉज देयर स्टिल स्टेशनरी प्रेजेंट ऑन द पेपर. इट वॉज जस्ट नॉट द वे जो टेक्स्ट जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करता है. एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग विच दे फाउंड स्ट्रेंज वॉज, और मार्गी फाउंड स्ट्रेंज वॉज, कि जैसे ही वो प्रीवियस पेज पे जा रहे थे, जो टेक्स्ट था या जो वर्ड्स थे वो उस पर ऑलरेडी वहीं के वहीं थे, बट कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, वो पेज पे वैसा टेक्स्ट नहीं रहता, बल्कि नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो आ जाता है. क्लियर? तो दीज वर 3 थिंग्स विच शी, और यू कैन राइट विच मार्गी फाउंड स्ट्रेंज अबाउट द बुक. क्लियर? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? देखो अगर हम ध्यान लगाएं तो टेली को वी कैन कंसिडर फ्रॉम टेलीविजन स्क्रीन एंड देन बुक जो है दैट इज अ बुक, यानी कि जो ई बुक होती हैं उन्हें हम कह सकते हैं दे आर टेली बुक्स, बुक्स विच हैव अ स्क्रीन और देर इज अ स्क्रीन लाइक टेलीविजन जिसपे आपको डिफरेंट चैप्टर्स या बुक्स मेंशन होंगी. क्लियर? ऑल राइट. So I think a telebook is displayed on the television screen and the text of a telebook is similar to a book. Definitely text वही रहने वाला है, जैसे कि यहाँ हम बोल सकते हैं एक स्क्रीन है और इस पे टेक्स्ट है, तो ये कहला सकते हो आप सॉर्ट ऑफ एक इमेजिन कर सकते हो कि देयर इज अ स्मॉल स्क्रीन और उस पे टेक्स्ट दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज अ टेली बुक दैट वी कैन कंसिडर फ्रॉम दिस वर्ड. अदर देन दिस हम और कुछ क्या सोच सकते हैं, जैसे आप टैबलेट्स पे पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वही क्या होती हैं? टेली बुक्स. क्लियर? ऑल राइट. Next is where was Margie's school? Did she have any classmates? मागी का स्कूल कहाँ पे था और क्या मागी के कोई क्लासमेट्स थे या नहीं? तो मागी का स्कूल कहाँ था? We know it was just next to her bedroom. There was a school room. And did she have any classmates? Definitely not. There was no system seen in the future that there will be classmates or companions or schoolmates. She had to study all alone with the mechanical teacher. Clear? All right. Let's answer this question. So Margie's school was next to her bedroom, which was known as school room. You can also mention that. No, she did not have any classmates because we have been asked to answer this question in just 1 to 2 sentences. So we are directly mentioning. इफ सपोज ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉन्ग आंसर या फिर थोड़ा वेरी शॉर्ट ना होके शॉर्ट के फॉर्म में आता है, तो डेफिनेटली यू कैन यहाँ पे डिस्क्राइब द थिंग दैट मागी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम विच वॉज नोन एज अ स्कूल रूम. देयर वॉज अ मैकेनिकल टीचर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रूम. No, Margie had no classmates. She had to study all alone by herself with the mechanical device or with mechanical teacher. Clear? All. Next question is, what subjects did Margie and Tommy learn? तो 3 subjects की बात हुई है. One is geography, other is history, and then arithmetic बोल लीजिए या mathematics बोल लीजिए. Clear? तो these 3 subjects have been told, तो आप उनको mention कर सकते हो. So direct सा answer है, that is Margie and Tommy learned geography, mathematics and history. So these are 3 subjects जिनके बारे में बात की गई है in this particular chapter. Clear? All right. Next is thinking about the text part 2 where you have been given answer the following with reference to the story. But शायद थोड़ी word limit बढ़ गई है, आपको थोड़े आप words increase कर सकते हो. You can increase the number of sentences now to answer these questions. Clear? So the very first question asked is I would not throw it away. ये एक लाइन है जो कौन बोलते हैं? टॉमी बोलते हैं कि जब उनको वो बुक दिखती है ना रियल बुक, तो ही इज लाइक कि ये क्या हुआ, दिस इज अ टोटल वेस्ट. इफ वी वुड रीड अ बुक एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस वी हैव टू थ्रो इट, बट टेली बुक्स में ऐसा नहीं होता. तो ही इज लाइक आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, दैट इज जो उनकी डिवाइस है, जो टेली बुक है, मैं उसको फेंकूंगा नहीं जैसे कि रियल बुक को फेंकना पड़ता है. तो फर्स्ट इज हु सेज दीज वर्ड्स? तो these words are spoken by Tommy. Clear? All right. So the answer is Tommy says these words. Clear? Then we have been asked what does it refers to? I would not throw it away. तो what he would not throw? Obviously उनके पास रियल बुक्स तो है नहीं, उनके पास टेली बुक्स हैं, तो वो अपनी टेली बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उस डिवाइस को या अपनी टेली बुक को फेंकेंगे नहीं. तो इट रेफर्स टू द बुक्स, या फिर बोल सकते हो इट रेफर्स टू दी टेली बुक्स, यानी कि ही वुड नॉट थ्रो अवे दी बुक्स और ही वुड नॉट थ्रो अवे दी टेली बुक्स. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज What is it being compared with by the speaker? यहाँ पर इसे किससे कंपेयर किया गया है? तो रियल बुक्स से कंपेयर किया गया है, या फिर बोल सकते हो कि टेली बुक्स जो हैं उनको आप फेंकेंगे नहीं कौन? टॉमी. और जो रियल बुक्स हैं वो एक वेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू हिम. तो वही वो कंपैरिजन करते हैं. सो द पेपर बुक और पेपर बैक नहीं, सॉरी, द पेपर बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक्स बाय द स्पीकर. यहाँ पर जो भी रियल बुक है उसको टेली बुक से कंपेयर किया गया है इन दिस chapter. Clear? All right. Next is sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो यहाँ पे जैसे ही मागी को पता चलता है ना कि ह्यूमन टीचर्स होते थे तब के टाइम पे, यानी 100 years बैक, तो मागी शॉक्ड कि हाउ कैन अ ह्यूमन बी अ टीचर, हाउ कैन मैन बी अ टीचर. तो यहाँ पर ये जो बात होती है ना कि मतलब टीचर हैं तो कोई बात नहीं, टीचर भी क्या ही करेंगे, होमवर्क देंगे. तो टॉमी उनको जब बताते हैं, क्या बोलते हैं वो? दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. तो यहाँ पूछा गया है हु डज दे रेफर टू. तो दे मीन्स
ऑलरेडी बात हो चुकी है, द फन दे हैड, द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट 100 years बैक, या फिर हमारी बात हो रही है जब ये स्कूल सिस्टम होता था, दैट ह्यूमन टीचर्स आर देयर टू टीच. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर. So they refers to the students centuries ago, यानी 100 years back, that is at present जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, और उनके लिए क्या हो गए, 136 years ahead है अभी मागी और टॉमी, तो उनके लिए centuries back जो students हैं, that is been something जो कि they से रेफर किया गया है in particular sentence. Clear? All right. Next is what does regular mean here? तो रेगुलर का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनके लिए रेगुलर टीचर है मैकेनिकल टीचर या रोबोट, तो है रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर. क्लियर? ऑलराइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है रेगुलर मीन्स द मैकेनिकल टीचर्स, यानी कि मार्गी और टॉमी के लिए नॉर्मल टीचर्स कौन से होते हैं, मैकेनिकल टीचर्स. सो है रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट दे हैड. क्लियर? ऑलराइट. Next question is, sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher. What is it contrasted with? यानी कि यहाँ पर it जो है वो क्या किससे contrast हो रहा है, ये जो regular teacher है या फिर जो normally teacher है इनके लिए वो एक mechanical teacher है, and this is opposite or it was contrasting with the teacher that we have right now, that is normal human टीचर्स. क्लियर? तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग विथ द टीचर जो कि उनके पास थी मैकेनिकल एंड द टीचर वी हैव दैट इज अ ह्यूमन टीचर. डन? ऑलराइट. So the answer to this question is it is contrasted with a normal teacher of earlier times who was a living human being. यानी कि human beings जो होते हैं living वो क्या थे teachers centuries back, 100 years back, और right now इनके जो teachers हैं मागी और टॉमी के they are mechanical teachers. So this is the contrast or the opposite चीज जो हमें बताई गई है. Clear? All right. Next is answer each of these questions in a short paragraph. Now you have to write the answer in a paragraph. अब ये depend करता है question किस तरीके से पूछा गया. अगर बहुत ज़्यादा detail चाहिए होगी that would be something else, but you can just you have to use 4 to 5 sentences to answer this question, not just one word or a sentence. Clear? All right. So the question asked is what kind of teachers did Margie and Tommy have? तो यहाँ आपको paragraph में लिखना है, तो what all you will tell? Number 1, Margie and Tommy had mechanical teachers. Number 2, their teachers were not same as the teachers we have right now, or you can directly mention the qualities of mechanical teachers, that they were taught on a computer screen. Then they had to use a proper punch code to write their answers and that was inserted in a slot. So this is how उनके teachers हुआ करते थे या perhaps जो future में ऐसे teachers होंगे. Clear? Alright, so let's read the answer. Margie and Tommy had mechanical teachers. They were taught on computers and television screens. So either they were taught on computers or they had a screen, that is television screen. They did not have humans as teachers. The children had to write the answers in a particular punch code and insert in a slot. So they had to follow a proper punch code जो कि मागी को कब सिखाया गया था, when she was 6 years old, and following that punch code she had to write her answers, insert in a slot, and then this mechanical teacher would then and there give the answers or give the marks to the particular student, that is to Margie. Clear? So this is how the teachers of Margie and Tommy worked. Done? All right. Next is, why did Margie's mother send for the county inspector? तो यहाँ बोला है कि मागी की जो मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती हैं? Because what happens, ये जो मागी की टेलीविजन स्क्रीन या फिर जो मैकेनिकल टीचर हैं, that was giving geography test papers one by one to Margie, but Margie was not able to solve them properly, or we can say Margie was not able to score good marks. She had worse and worse performance. So because of this, Mrs. Jones or mother of Margie was worried and she called county inspector to look like what is the issue with the mechanical machine or mechanical teacher, or what is the malfunctioning, या फिर दिक्कत क्या है, क्यों Margie के इतने marks नहीं आ रहे. Clear? All right, let's read the answer. So Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning efficiently. Because इनके जो mechanical teacher है, that was not functioning properly or efficiently, because Margie के marks जो हैं वो proper नहीं आ रहे थे. तो maybe Mrs. Jones thought कि mechanical teacher में ही कुछ issue है, because of which Margie is not able to score good grades. It kept giving Margie geography test and Margie was performing worse every time. Now, एक बार होता, दो बार होता, तो this would not have been a concern for Mrs. Jones, but definitely because every time, Margie was performing worse and worse, that's why her mother chose to, call a county inspector, and then that county inspector had a look in this machine.
Margie's mother was concerned and thus sent for the county inspector. So because she was concerned for the grades of her girl, that's why she called for a county inspector. Clear? All right. Next is, what did he do? County inspector ने क्या किया? He set the parts apart, then he just had a look, and what was the issue was that the geography level जो था, it was just geared up to some another level that was not level of a 10-year or 11-year-old child. So he came, he just slowed down the machine, and that is something which kind of repaired this mechanical teacher. Clear? All right. So the answer to this question is, the county inspector smiled at Margie and gave her an apple. The geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick, and he slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. So what he did was, first of all, he gave an apple to Margie, which was something, a sweet gesture, on part of काउंटी इंस्पेक्टर. देन ही हैड अ लुक ऑन द मशीन, और क्या पता चलता है उनको कि ज्योग्राफी लेवल जो है वो थोड़ा गियर्ड अप हो गया था, थोड़ा लेवल अप हो गया था, एंड दैट्स व्हाई मागी कितने अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे थे. बट देन व्हाट ही डिड वाज ही स्लोड इट अ बिट, उन्होंने थोड़ा लेवल गिराया, थोड़ी स्पीड कम करी टू अ 10-year-old गर्ल, सो दैट मागी इज एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, शी गेट्स द क्वेश्चन पेपर्स एज पर हर लेवल, एंड शी इज एबल टू स्कोर गुड नेक्स्ट टाइम. क्लियर? ऑल राइट. Next is, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Again the same question ही है जो पूछा गया है, that Margie was not able to get good grades or she was not able to perform better in a geography test because ये जो mechanical teacher है उसका जो level है वो थोड़ा geared up हो गया था. It was fixed or geared up to another high level, which was not the level of a 10-year or 11-year-old girl, that was Margie. So she was not able to answer the questions जो भी उनसे पूछे जा रहे थे, because that was not according to what she has studied. And county inspector जब बुलाए गए by Mrs. Jones, तो वो क्या करते हैं, county inspector वो machine को check करते हैं, then he just makes the level slow down, और जो speed है वो कम कर देते हैं to a 10-year-old girl, and then she is able to, maybe she'll be able to score better next time. Clear? All right, let's read the answer. So Margie had been doing badly in geography because the questions that were displayed on the screen of the mechanical teacher were too quick for her age, because it was geared up, right, to another level. So these questions were too quick for her age, that is, the level was very high. So that's why she was not able to understand the questions and answer them as per the choice. The county inspector adjusted its speed up to an average 10-year level. What did the county inspector do? उन्होंने इसे average 10-year level या 11-year level तक manage कर दिया. Thus, the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. So what he did was, उन्होंने ये mechanical teacher की जो speed है उसे appropriate level तक control कर दिया, यानी required level तक maintain किया, और फिर county inspector ये भी बताते हैं at the end कि मागी की performance इतनी बुरी नहीं है, it's quite satisfactory. It was just because level बढ़ गया था, तो she was not able to give the proper answer. Clear? All right. Next is, what had once happened to Tommy's teacher? तो टॉमी की टीचर को क्या हो गया था एक बार. सो टॉमी का जो टीचर यानी मैकेनिकल टीचर है, व्हाट हैपेंड वाज, वन डे उनके जो हिस्ट्री लेसन्स हैं वो बिल्कुल वैनिश हो गए थे, इरेज हो गए थे, और इसकी वजह से उसको कहाँ ले गए थे, 1 महीने के लिए वो मशीन काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ही ले गए थे ताकि वो उसको रिपेयर कर पाएं. और इसी चीज़ पे मागी भी विश करती हैं कि उनकी जो मशीन है वो भी ले जाए काउंटी इंस्पेक्टर एटलीस्ट फॉर सम डेज, बट ऐसा कुछ नहीं होता. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. So Tommy's teacher was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So Tommy's teacher या बोल लीजिए Tommy's mechanical teacher was taken away for a month, 1 महीने के लिए ले जाए गए थे वो by county inspector obviously, because वो उसमें जो history sector था वो completely blank out हो गया था, यानी completely erase हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था history sector में, and that's why उसको जो है 1 महीने के लिए लेके जाया गया so that उसको properly repair कर सकें. Clear? All right. Next is, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Definitely she had regular days, regular hours for school. Except Saturday, Sunday, उनकी हर दिन एक ही वक्त पे क्लास लगती थी, because उनकी मदर का मानना था कि if little girls are given regular classes, then they can learn a better. Clear? So because उनकी मम्मा का ऐसा सोचना था, तो she used to make her study at a particular time on that particular day. Clear? All right.
So the answer to this question is yes, Margie had regular days and hours for school because her mother believed that little girls learn better if they learned at regular hours. So definitely उनकी मम्मा का मानना था कि छोटे बच्चे जो हैं वो better समझते हैं, सीखते हैं चीजें अगर वो regular hours पे पढ़े, and that is something which made Margie to have the classes regularly at fixed number of hours. Clear? All right. नेक्स्ट इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. तो ओल्ड स्कूल क्या होता था, एक बिल्डिंग और उसमें टीचर्स आते हैं, बच्चे जो हैं एक साथ जाते थे एंड दे यूज्ड टू स्टडी एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज वर टॉट द सेम थिंग. दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि टॉमी बताते हैं टू मागी अबाउट द ओल्ड स्कूल सिस्टम. दैट वाज द ओल्ड स्कूल सिस्टम 100 years back. Clear? All right. So the answer to this question is Tommy says that the old schools were different. Obviously they were different. We have a building जहाँ पे हम जाते हैं. They have a room just next to their bedroom जो कि उनका school room होता है. तो बहुत difference है दोनों में. They had a special building and all the kids went there to study. What was special about it? कि एक school की building होती है और उसमें सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं. They laughed and shouted in the school yard. They had fun. They had sort of enjoyment while going to school, coming from school and also in the school. That is, they used to laugh and shout in the school yard. They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom. And they also learned the time and also जो भी lessons को पढ़ाए जाते थे सबको एक जैसे पढ़ाए जाते थे, एक साथ पढ़ाए जाते थे. तो they used to have fun and they had enjoyed these sessions. So this is how Tommy जो है वो बताते हैं मागी को about the old school system. Clear? All right. Next is how does he describe the old kind of टीचर्स. तो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स क्या होते थे, ह्यूमन बींग्स जो कि बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाते थे और जो भी स्टूडेंट सेम एज के होते थे उनको सेम चीजें पढ़ाई जाती थी. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो वो टीचर्स के बारे में बताते हैं टू मागी. So he tells or Tommy tells Maggie that the old teachers did not live in the house and also वो उस घर में ही नहीं रहते थे because इनको क्या लगता है ना मागी को, हाँ why would I call a strange person to my home to teach me. So इस पे टॉमी उनको क्लैरिफाई करते हैं कि जो टीचर्स होते थे ओल्ड स्कूल सिस्टम के टाइम पे they do not used to live in your house. Specifically they used to be there in a school building और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जाते थे. They had a special building and all the kids went there. They gave homework to students. The old kind of teachers were humans instead of machines, and the old kind of teachers were not machines, they were human beings. They were living beings and they used to take classes of the students. वो उनको questions देते थे, homework देते थे और answers भी पूछते थे. But difference क्या है कि वहाँ पे एक school building होती थी जिसपे सारे बच्चे जाते थे पढ़ने, टीचर घर आके नहीं पढ़ाते थे and also इनकी जो teachers हैं वो human beings होते थे ना कि mechanical. Clear? All right. Next is thinking about the text fourth part. Answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs. यानी कि long answer type questions पूछे गए हैं. Around in 2 to 3 paragraphs you have to write these answers. Now I have written the complete answer in 1 paragraph. हम क्या करेंगे इसको break करने की कोशिश करेंगे in 2 to 3 paragraphs. Clear? All right. So let's read the answer. First question is what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story. यानी completely आपको उस टाइम के स्कूल सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है. सो टॉमी और मागी के जो टीचर्स हैं वो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं और ये लोग ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ये सॉर्ट ऑफ एक रोबोट है, एक स्क्रीन पे ये लोग क्वेश्चंस करते हैं. और इनके बाद जो ये स्टूडेंट्स हैं इनका स्पेसिफिकली एक टाइम होता है जिस टाइम पे ये टीचर्स अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं. स्क्रीन पे फ्लैश होता है जो भी टॉपिक है एंड ऑल. ऑल्सो इनके कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं होती, जस्ट नेक्स्ट टू देयर बेडरूम दे हैड अ स्कूल रूम जहाँ पे मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच देम. दे नेवर हैड एनी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और कंपेनियंस. दे यूज टू बी अलोन इन द स्कूल रूम एंड स्टडी फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर. Also, they need to write the answers following a proper punch code and insert in the slot of this mechanical teacher. These are certain things जो कि हमें इनके बारे में पता चलती हैं. Clear? All right. Let's see the answer. ऑल्सो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि ये जो टीचर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल या अकॉर्डिंग टू जो एज जो होता है, जो लेवल होता है बच्चों का, उस हिसाब से इनको एडजस्ट करा जाता है या अडेप्ट किया जाता है. क्लियर? So the main features of the mechanical teachers that Margie and Tommy have mechanical teachers. यहाँ पे लिख सकते हो are they have
मैकेनिकल टीचर्स, डू नॉट रिपीट द नेम्स। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो कि उनके जो टीचर्स हैं वो मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं। दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन, कोई भी स्कूल बिल्डिंग नहीं है, उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर के जस्ट बगल वाले रूम में ही उनके पास क्या है, मैकेनिकल टीचर, एंड दे कैन स्टडी फ्रॉम दिस। The mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they can get the knowledge of various subjects of individually from the mechanical teacher. तो इनके पास कोई स्पेसिफिकली ऐसे स्कूल बिल्डिंग नहीं है, इनके किसी भी एक रूम में एक मैकेनिकल टीचर को रख दिया जाता है, दैट बिकम्स द स्कूल रूम ऑफ द स्टूडेंट, दे कैन गो एंड स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैकेनिकल टीचर इटसेल्फ। यानी कि इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट गेट आंसर ऑफ एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैकेनिकल टीचर। दे डोंट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट्स सिट together, they don't have any classroom, they do not have any students, कोई classmates schoolmates नहीं होते थे, अकेले जो है इस रूम में ये लोग पढ़ते हैं। They study from the tele books, किससे पढ़ते हैं ये, टेली बुक से, रियल बुक से नहीं पढ़ते। The students write answers in punch code and the mechanical teacher calculates the results right away. When we write the answers, we follow the proper normal language. When we give the answers or when we submit our test copies, we get the marks after few days. But in this case, mechanical teacher used to give them marks then and there itself. कोई time नहीं लेते थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि एक दिन के बाद मिलेंगे या 2 दिन के बाद, because it's a robot, hardly time लगता है, they would scan and give the marks to the students. Clear? तो यहाँ आप चाहो तो you can break the second paragraph from here. Do not leave a line. Definitely you can start the paragraph from this side. Clear? तो 2 से 3 paragraphs में आपको लिखना है. This is the complete information जो आप break कर सकते हो. Not leaving the line, but just the next line आप mention कर सकते हो. That would be the second paragraph and third paragraph, so on. Clear? All right. The students do not have classmates. They study subjects like arithmetic, history, geography, etc. The mechanical teacher would turn on at the same time every day, except on the weekends. तो definitely ये सारे subjects जो हैं एक ही robot से, एक ही mechanical teacher से पढ़ सकते हैं. कोई classmates, कोई schoolmates नहीं होते इनके. And also एक particular time पे ये खुद ब खुद mechanical teacher जो है वो flash करने लगती है या फिर light flash होने लगती है और ये on हो जाती है so that the person or the student can get the lessons and एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स, यानी कि जो सैटरडे और संडे है इनको छोड़कर बाकी सारे दिन जो है ये जो टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है वो इनको लेसन्स देती है. क्लियर? तो ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है दैट इज व्हाट अदर देन सैटरडे एंड संडे, ऑल द अदर डेज दैट इज मंडे टू फ्राइडे द क्लासेस वर देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. क्लियर? सो दिस इज हाउ ये मैकेनिकल टीचर जो है काम करता है ऑफ टॉमी एंड मागी. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाई डिड मागी हेट स्कूल? Why did she think the old kind of school must have been fun? Obviously, Margie hates school because उनको बार-बार टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट पेपर्स, और वो उसमें स्कोर नहीं कर पाती अच्छे से. She has to properly follow the punch code, insert in the particular slot, और उसी वक्त उनको आंसर्स मिल जाते हैं. And this is something जो monotonous है, boring है, right? But जो old school system है मागी के हिसाब से, obviously that is more fun, that is more interesting because there are students, different classmates हैं, friends हैं, they can all discuss about the homework, they can have fun in the schoolyard, they can just go together to school, come back together. तो ये सब चीजें जो है वो नहीं है मागी के साथ. She has to sit all alone in a room and then she has to study from this mechanical teacher. Again, अगर अकेले पढ़ने की भी बात नहीं है, अगर ये मैकेनिकल टीचर भी कुछ ऐसा हो जो एक्साइटिंग हो, यू नो, फन लविंग हो, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ मशीन, इट हैज नो फीलिंग्स, बट दिस इज समथिंग जो कि मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, एंड दैट्स व्हाई मागी हेट्स स्कूल एंड फाइंड्स द ओल्ड स्कूल सिस्टम मोर इंटरेस्टिंग, मोर exciting. Clear? All right, let's read the answer. So Margie hated school because she had a mechanical teacher. It was in her house and she found it monotonous. Definitely Margie hates school because she had a mechanical teacher, number one, and that was there in her school itself. कहीं जाना नहीं पड़ता था. ऑल्सो ये जो टीचर है वो, ये जो सिस्टम है सॉरी, वो सॉर्ट ऑफ मोनोटोनस, सॉर्ट ऑफ बोरिंग हो गया था. किसके लिए? मागी के लिए. द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली. रोज रेगुलरली वही टाइम पे वही मैकेनिकल टीचर, वही लेसन्स फ्लैश ऑन हो रहे हैं. सो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली साउंडिंग वेरी बोरिंग. तो उसको उस तरीके से एक्सपीरियंस करना वुड बी मोर बोरिंग, राइट? दैट्स व्हाई शी हेटेड द टर्म स्कूल.
She was supposed to sit in that room alone to complete her homework. अब यहाँ पे मागी ने से बोला है ना कि they could discuss the same topic, the same homework with other kids, other classmates, और ये चीज़ मागी नहीं कर सकती. She has to do it all by herself. किसी से discussion नहीं, कोई company नहीं. So this is something boring for her. Magie's mechanical teacher was giving her test after test on geography and she was performing badly. The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Definitely she hated school because उनको बार बार geography के टेस्ट दिए जा रहे थे इस मैकेनिकल टीचर के थ्रू, and these test papers में Maggie was not able to score good grades, and that is something which was making her feel very bad, irritated from this mechanical teacher. See, if it would have been the case with the real teacher, the human teacher that we have right now, तो वो जो है ऐसे लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस देते ही नहीं, तो ये इशू नहीं आता. तो मैकेनिकल टीचर के साथ क्या है, कभी माल फंक्शनिंग हो सकती है, कभी कुछ एरर हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग जो कि होता है इस केस में. लेवल गियर्ड अप हो गया टू हायर लेवल, तो ये सब चीजें जो है मागी को फोर्स करती हैं टू हेट स्कूल. ऑल्सो द थिंग शी हेटेड द मोस्ट अबाउट स्कूल वॉज कि उनको एक पर्टिकुलर स्लॉट में पर्टिकुलर टाइम पे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने होते हैं, और जो चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. क्लियर? ऑलराइट. She thought that the old kind of schools must have been fun because it would have had kids from various places of the neighborhood. Definitely सबसे पहली चीज जो exciting sound करती है मागी को about the old school system, that is that she would have friends, या फिर एक ही neighborhood से बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे, then वापस भी एक साथ आएंगे, they would discuss the homework in the school. So this is something जो कि बहुत funny, बहुत exciting, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि नहीं है मागी की लाइफ में. तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग शी फाइंड्स वेरी डिफरेंट एंड गुड अबाउट द ओल्ड स्कूल सिस्टम. They enjoyed, laughed and shouted in the schoolyard. She thought about the fun they had in the old kind of schools. So because she was thinking about the fun they had, तो वो fun जो है वो मागी की लाइफ से मिसिंग है, considering the school system, which should be there, right? Because she is a kid, and what kid or what a child needs is fun, excitement, interesting classes, तभी तो पढ़ेंगे वो. But ये चीज़ जो है बहुत boring हो गई है मागी के लिए, and that's why she finds the old school system way better, way much exciting and interesting as compared to the school system she has. Clear? All right. Next is, do you agree with Maggie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो पूछा गया है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ. आई थिंक आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही होने वाला है कि भाई मार्गी के टाइम का स्कूल सिस्टम इज डेफिनेटली नॉट एक्साइटिंग एंड आवर स्कूल सिस्टम इज डेफिनेटली वेरी मच एक्साइटिंग बिकॉज वी हैव टीचर्स जो कि हमें समझ के, हमारे माइंडसेट को समझ के हमको क्वेश्चंस देंगे, हमको गाइडेंस देंगे, हमें पढ़ाएंगे. मैकेनिकल टीचर के साथ वो नहीं है. सेकेंडली, हमारे फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, कंपनी मिल जाती है एक, हम इंजॉय करते हैं सेशंस को. ऐसा नहीं अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी एक मोनोटोनस से मैकेनिकल मशीन से. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें क्या बताती हैं कि वेरी 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 मच वी आर क्लियर दैट द स्कूल सिस्टम दैट वी हैव इज अ वेरी बेटर एंड इज ऑल्सो एक्साइटिंग एज कम्पेयर टू द स्कूल सिस्टम जो मागी और टॉमी के टाइम पे है. सो देयर आर डिफरेंट रीजंस जो आप भी दे सकते हैं. जस्ट कीप दिस वन थिंग इन योर माइंड. The reasons should be logical, appropriate, and they should go with the answer जो कि आपसे पूछा गया है. Do not just beat around the bush and write anything you want. Clear? All right, let's read a sample answer. So yes, I agree with Maggie that the schools today are more fun than the school in the story. The school in the story has nothing but a mechanical teacher with no emotions and sentiments. देखो मैकेनिकल है ना, वो मशीन है, तो वो फीलिंग्स, वो सेंटिमेंट्स, वो मिसिंग है वो चीज़, और इस वजह से मज़ा नहीं आता पढ़ने में, राइट? तो ये चीज़ जो है वो हमें क्या बताती है, दिस इज़ वेरी बिग रीज़न फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट से डायरेक्टली दैट येस डेफिनेटली वो जो स्कूल सिस्टम है मैकेनिकल टीचर वाला, इट्स वेरी बोरिंग एंड इट्स नॉट समथिंग जो कि हम पसंद करेंगे. क्लियर? It does not have the ability to understand the mindset of a child. Very important. अगर टीचर समझ ही नहीं पाएगा बच्चे के माइंडसेट को तो कैसे पढ़ाएगा, राइट? तो यहाँ मैकेनिकल टीचर में वो है ही नहीं, वो फीलिंग्स ही नहीं होती कि वो समझ पाए माइंडसेट ऑफ अ चाइल्ड, तो कैसे पढ़ाएंगे उसको? तो इसीलिए ये एक और चीज़ है जो हमें रीज़न हम दे सकते हैं कि क्यों हमारा स्कूल सिस्टम बेटर है देन द मैकेनिकल टीचर स्कूल सिस्टम जो कि मागी के टाइम पे है. Moreover, the mechanical teacher works only on the subjective knowledge of the child and not his overall development. Definitely in the schools that we study, we have studied or you are studying right now,
वी गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं होते कि मैथ साइंस हिस्ट्री ये सब पढ़ लिया तो डन, नहीं. वी आर गिवन डिफरेंट सेशंस ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एनुअल फंक्शंस, इन डिफरेंट स्टेज परफॉर्मेंसेज. तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ हम सोशलाइज कैसे करते हैं वो सीखते हैं. तो ये सब चीज़ें मैकेनिकल टीचर नहीं सिखा सकता है, जो कि मार्गी और टॉमी के टाइम पे है. The teachers in today's school can adapt according to different students and accordingly deal with them. Also, the students learn the same थिंग. यानी कि यहाँ पर वही चीज़ सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो क्या होता है, उससे वो हर एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, मज़ा आता है एक पूरा ग्रुप पढ़ रहा है तो. इफ जस्ट वन किड इज सिटिंग इन द क्लासरूम दैट वुड साउंड सो बोरिंग, राइट. अगर आधी क्लास भी एब्सेंट होती है तो हमें मज़ा नहीं आता, तो सिर्फ अकेले पढ़ोगे तो कैसा लगेगा. तो ये एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है अबाउट मार्गीज स्कूल सिस्टम. ऑल्सो जो टीचर्स हमारे टाइम पे हैं, यानी जो ह्यूमन टीचर्स हैं, दे कैन अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड बाय देमसेल्व्स. उनके लिए किसी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है कि वो एरर चेक कर ले कि टीचर में क्या गलती है, राइट. तो यहाँ पे ये एक और चीज है जो रीजन है विच सपोर्ट्स द फैक्ट दैट डेफिनेटली आवर स्कूल सिस्टम इज बेटर एंड एक्साइटिंग एज कंपेयर टू द स्कूल सिस्टम दैट मार्गी एंड टॉमी हैड. क्लियर? ऑल राइट. But mechanical teachers can't adapt themselves. They have to be adjusted according to the students' needs. The students in today's school sit and learn together. These activities help students to learn and have fun. तो अभी जो स्कूल सिस्टम है इसमें बच्चे सब एक साथ बैठ के they learn a lot of things, not only academics but also different extra curricular activities जिसमें वो अपनी पूरी पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हैं. They also have fun. But मार्गी और टॉमी की स्कूल एजुकेशन की बात करें तो that is not funny and it's not exciting. It's definitely very boring, very monotonous, and that's why सिर्फ academically बच्चा पढ़ पाएगा, जो overall development है वो तो होगी ही नहीं. इसीलिए हमारा स्कूल सिस्टम बहुत बेटर है. And now I don't think कोई भी बच्चा बोलेगा I don't like going to school or I don't like the word school, I hate school. Clear? Because ये चैप्टर में बहुत अच्छा मैसेज हमको दे दिया है. We should always try to see the positive side of the coin and we should try to imagine अगर ये नहीं होता तो कैसा होता. जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं इस लॉकडाउन पीरियड में कि जब स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे थे थोड़े टाइम तक इट वाज एक्साइटिंग, बट आफ्टर सर्टेन मंथ्स यू वुड हैव बीन मिसिंग योर स्कूल, योर टीचर्स, योर क्लासमेट्स, एंड डेफिनेटली दैट इज समथिंग जो हमें एक लेसन सिखा चुका है कि स्कूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो एजुकेशन इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड वी शुड हैव फन वाइल स्टडिंग. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अब कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं. तो पहली बात की गई है एडवर्ब्स की. एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, सो रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. The word complete is an adjective. When you add ly to it, it becomes an adverb. कोई चीज़ complete है तो वो adjective बता दिया है, quality बता दी, और उसमें जब हम बोले completely पूरी तरीके से तो वो क्या हो जाता है? एक एडवर्ब. और काम कंप्लीट कर लिया है वो हो जाता है वर्ब. क्लियर? तो यहाँ जब आप ly लगा देते हो कंप्लीट वर्ड में वो क्या बन जाता है? कंप्लीटली. और इसी को क्या कहते हो? एडवर्ब. क्लियर? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. तो इसी पे बेस्ड आपको बोला गया है फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच मैच एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. तो आपको डिफरेंट एडवर्ब्स दिए हुए हैं. ऑफुली, सॉरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टीली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉन शैलेंटली. तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स. ऑफुल रहा होगा जिसको ly लगा के बन गया ऑफुली. सॉरो को बना दिया सॉरोफुल को, सॉरी सॉरोफुली. देन कंप्लीट बन गया कंप्लीटली. लॉफ्ट बन गया लॉफ्टली. केयरफुल बन गया केयरफुली. सिमिलरली डिफरेंट is changed to differently, quick is changed to quickly and nonchalant is changed to nonchalantly. बहुत इजी है. ly लगा दिया, क्या बन गया है? एडवर्ब. क्लियर? अब इन्हीं एडवर्ब्स पे बेस जो भी सेंटेंसेस आपके टेक्स्ट में गिवन है वो आपको लिखना है. बहुत इजी सी एक्सरसाइज है. लेट्स जस्ट सॉल्व इट वेरी. So the first word is awfully, और इस पे बेस्ड जो सेंटेंस आपके चैप्टर में गिवन है that is they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen तो यहाँ पर ये जो बुक पढ़ते हैं ये लोग जैसे ही तो इनको क्या दिखता है कि ये जो टेक्स्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा, जैसे कि ई टेक्स्ट करता है या फिर टेली बुक्स में टेक्स्ट मूव करता है और वो स्टिल है. तो ये चीज़ क्या थी इनके लिए? awfully funny थी. awful का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम. तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीमली फनी.
यानी इमेंसली फनी, बहुत ज़्यादा फनी था इनके लिए ये चीज़ कि ये टेक्स्ट जो है वो मूवी नहीं कर रहा था, वो स्टिल था। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड जो हमसे बोला गया है दैट इज द नेक्स्ट एडवर्ब, इट इज sorrowfully. So the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार जोग्राफी पे बेस्ड टेस्ट दे रहे थे, किसको? मागी को, बट मागी जो है वो उसको जितनी बार भी टेस्ट दे रही थी वो उनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट होती जा रही थी, यानी कि हमेशा खराब होती जा रही थी। तो उनकी मम्मा जो है शी शूक हर हेड सॉरोफुली, यानी कि सॉरोफुल मतलब बहुत ज़्यादा दुख के साथ, ग्रीफ के साथ, शी वॉज सैड दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई मागी इज नॉट एबल टू स्कोर गुड ग्रेड्स, एंड दैट्स व्हाई शी कॉल्स अ काउंटी इंस्पेक्टर टू सी दैट व्हाट इज द इशू विद द मशीन। क्लियर? ऑल राइट, next is completely. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे क्या हुआ था, टॉमी की जो मशीन है उसको एक बार 1 महीने के लिए ले जाया गया था काउंटी इंस्पेक्टर के साथ, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री जो सेक्टर है या फिर जो भी सॉर्ट ऑफ स्लॉट था हिस्ट्री का वो ब्लैंक आउट हो गया था, वो इरेज हो गया था। तो यहाँ पे कंप्लीटली का मतलब पूरी तरीके से, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर? तो यहाँ आपको बस यही देखना है कैसे हम डिफरेंट वर्ड्स में ly लगाकर क्या करते हैं, उनको एडवर्ब में चेंज करते हैं। तो बहुत इजी से सेंटेंसेस हैं जो हमको यहाँ पे बताने हैं। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज लॉफ्टिली। तो इसका सेंटेंस क्या है? ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, यानी कि यहाँ पर ये किसकी बात थी? टॉमी की बात हो रही है कि उसने लॉफ्टिली यानी कि सुपीरियर बिल्कुल वे में, एक सुपीरियर वे में इस तरीके से वो बताते हैं कि सेंचुरीज अगो, यानी कि उनको नॉलेज है ना, तो वो सॉर्ट ऑफ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड को कि वो ऐसा लगे कि अच्छा इसको पता है। तो वो मागी को यही बताते हैं कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंड सेंचुरीज अगो। क्लियर? सो लॉफ्टिली भी क्या हो गया आपका? एक एडवर्ब। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट इज केयरफुली। तो केयरफुल रहना इज समथिंग एल्स, उसमें ly लगा दोगे तो केयरफुली, अच्छे से, कैसे करना है, दैट इज मॉडिफाइंग अ वर्ब, इट वुड बी एडवर्ब। क्लियर? सो ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। वही सेंटेंस है जिसमें यूज किया गया है क्या? वर्ड केयरफुली भी। तो बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से उन्होंने सेंचुरीज अगो को इस तरीके से प्रोनाउंस किया टॉमी ने कि सॉर्ट ऑफ एक सुपीरियोरिटी दिखे कि हाँ भाई इसको पता है। क्लियर? तो ये केयरफुली भी क्या हो गया? ये वर्ड हो गया एक एडवर्ब। केयरफुल इज समथिंग एल्स, उसको अच्छे से और अच्छे से करना है, दैट इज केयरफुली। तो क्या हो गया? मॉडिफाइंग अ वर्ब, तो इट वुड बी केयरफुली इज एन एडवर्ब। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिफरेंटली। डिफरेंट क्या होता है? अलग, ठीक है, और उसको अलग तरीके से करना, यानी कि किस तरीके से करना है, दैट वुड बी एन एडवर्ब। तो इसीलिए डिफरेंटली क्या हो गया? एक एडवर्ब। सो बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यानी कि यहाँ पर मागी की मदर के थॉट्स बताए गए हैं। मागी इज टेलिंग दैट मागीज मदर थिंक, दैट इज मिसेस जोन्स थिंग्स दैट हर एक बच्चे के डिफरेंट लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो टीचर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक ही टीचर सबको पढ़ाएगी, दैट वाज समथिंग नॉट डाइजेस्टेबल टू मागी बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट टीचर्स हैव टू बी एडजस्टेड सो दैट दे कैन जस्ट टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन अ डिफरेंट वे। तो डिफरेंटली क्या हो गया यहाँ पर? एक एडवर्ब, एंड दिस इज द पर्टिकुलर सेंटेंस जो चैप्टर को बिलोंग करता है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज द वर्ड क्विकली। जल्दी करना इज डिफरेंट एक्टिविटी, कैसे? जल्दी, बट बहुत जल्दबाजी करना, क्विकली करना इज समथिंग जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। काम कैसे करना है? जल्दी जल्दी करना है। तो वो क्या कर रहा है? वर्ब को, काम को मॉडिफाई कर रहा है। तो दिस इज व्हाट? एडवर्ब। तो क्विकली इज डेफिनेटली एन adverb. Clear? So I did not say I didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो जब टॉमी ये बोलते हैं ना, if you don't like it, don't read it, तो मागी का क्या रिप्लाई होता है कि नहीं, वो जल्दी से बोल देती हैं। कैसे बोलती हैं? बोलने का काम is a verb, it's an action, speaking. But how to speak quickly? तो that would be modifying a verb, so it is an adverb. Clear? तो यहाँ पर मागी जो है बहुत जल्दी बोलती हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रही है books, and I would because she wanted to read more about these funny things, so she was नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं आया। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज नॉनशैलेंटली। सो मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, यानी कि बिल्कुल इंटरेस्टिंगली नहीं बोला, बिल्कुल विदाउट इंटरेस्ट बोला। तो दैट इज व्हाट? नॉनशैलेंटली। बोलना इज अगेन अ वर्ब। हाउ ही स्पोक नॉनशैलेंटली, तो दिस इज अगेन व्हाट? एन एडवर्ब। क्लियर? तो बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है। एडवर्ब्स क्या है वो रिविजन हो गया, एंड ऑल्सो वो कौन से सेंटेंसेज हैं जहां पर हम ये मेक आउट कर सकते हैं कि इज दिस वर्ड एन एडवर्ब और नॉट। क्लियर? ऑल राइट,
Next activity is now use these adverbs to fill in the blanks in the sentences below. अब आपको different sentences दिए हैं, blanks given है, यही adverbs जो आपको box में दिए ना 8 adverbs, इन्हीं को आपको use करते हुए इन sentences को complete करना है. Clear? तो पहला sentence है the report must be read dash so that performance can be improved. यानी कि report को इस तरीके से पढ़ना है ताकि performance क्या हो जाए, improve हो जाए. तो word carefully अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, report को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है. कैसे पढ़ना है, दैट इज वर्ब. पढ़ना इज व्हाट, वर्ब. एंड ये एक्शन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वर्ड केयरफुली. तो इसीलिए केयरफुली क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब. क्लियर? और एंड दिस इज द वर्ड व्हिच फिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. Next, at the interview, Sameer answered our questions dash shrugging his shoulders. तो यहाँ पर इंटरव्यू में समीर ने अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया, द वे जैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत अपने आप को सुपीरियर समझ रहा हो. श्रगिंग यानी कि अपने शोल्डर्स को ऐसे इग्नोरेंस टाइप का बताना. तो यहाँ क्या लग रहा है कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मान रहे थे, इस तरीके से उन्होंने आंसर किया. इसीलिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड लॉफ्टीली. क्लियर? We all behave dash when we are tired or hungry. क्या लिखा है कि जब हम टायर्ड होते हैं, थक जाते हैं, एंड ऑल्सो जब हमें बहुत भूख लग रही होती है, when we are hungry, तो हम सब जो है बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं. क्लियर? तो जब हमें भूख लगती है we become mad. तो दिस इज समथिंग जो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डू वी बिहेव, हाउ डू वी परफॉर्म एन एक्शन डिफरेंटली, अलग से. तो दिस इज व्हाट एन एडवर्ब इज, जो कि यहाँ पर फिट होगा. डन. नेक्स्ट इज द टीचर शुक हर हेड सॉरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर. तो यहाँ पर टीचर शुक हर हेड यानी कि वो अपना सर इस तरीके से हिलाती हैं. कैसे? क्योंकि रवि ने उनसे झूठ बोला, यानी कि उनका जो स्टूडेंट है उसने झूठ बोला. तो ऑब्वियसली वो खुश तो होंगी नहीं, वो दुखी हो जाएंगी. इसीलिए किस तरीके से शी परफॉर्म द एक्शन ऑफ शेकिंग हर हेड, दैट इज सॉरोफुली. तो सॉरोफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब व्हिच फिट्स इन दिस पर्टिकुलर ब्लैंक. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं जो हूँ इस चीज के बारे में भूल गया. तो कैसे भूला हूँगा, पूरी तरीके से भूला हूँ. तो आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट. तो फॉरगेटिंग इज एन एक्शन और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वर्ड कंप्लीटली. तो दैट्स व्हाई इट इज एन एडवर्ब. क्लियर? नेक्स्ट, when I complimented Revati on her success, she just smiled dash and turned away. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मैंने रेवती को उसकी सक्सेस पे कॉम्प्लीमेंट किया, आई जस्ट टोल्ड हर दैट वेरी गुड, वेल डन और समथिंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो उसने जो है बिल्कुल इस तरीके से स्माइल किया एंड टर्न्ड अवे. कैसे स्माइल किया होगा, ऑब्वियसली टर्न्ड अवे मीन्स कि इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल डिसइंटरेस्टिंगली स्माइल किया. तो उसके लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर, एडवर्ब, नॉनशैलेंटली. इसीलिए यहाँ पर इस ब्लैंक में ये वर्ड फिट होगा. डन. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू. तो यहाँ पे बोला है कि जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं वो इतने बिजी हैं कि वो आपसे मिल नहीं पाएंगे. तो एक्सट्रीमली बिजी हैं, राइट? तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, ऑफुली, जो इस बॉक्स में गिवन है. सो दिस फिट्स पर्टिकुलरली हियर. Last sentence is I finished my work dash so that I could go out to play. मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना काम या अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना, ताकि मैं खेलने जा सकूं. सो इट वुड बी क्विकली. कितनी जल्दी किया होमवर्क, उतनी जल्दी हम खेलने जाएंगे. तो क्विकली इज द एडवर्ब जो कि इस सेंटेंस में फिट बैठता है. क्लियर? बहुत ही क्यूट सी एक्सरसाइज थी एंड आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज रिमेंबर. An adverb describes action. मैंने क्या बोला, it modifies a verb, तभी तो बोला है adverb. और verb क्या है, any action word. So an adverb describes action. You can form adverbs by adding ly to adjectives. बिल्कुल adjectives में भी आप ly लगा सकते हो, तो वो क्या बन जाता है, एक adverb. बट कर क्या रहा है वो बता verb के बारे में ही रहा है. क्लियर? Spelling note. When an adjective ends in y, the y changes to I when you add ly to form an एडवर्ब. यानी कि कभी भी कोई वर्ड में अगर y आ रहा है तो उसमें y की जगह I लग जाएगा एंड देन ly जो है वो तो लगना ही है टू मेक अ एडवर्ब. तो एंग्री का क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एंग्रीली, y जो है इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय I और ly वुड मेक दिस वर्ड एन एडवर्ब. तो इसलिए एंग्री क्या बन जाएगा, एंग्रीली. बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है. क्लियर? ऑल राइट. सिमिलरली आपको क्या करना है, इन एडवर्ब्स को y वाले जो वर्ड्स हैं उनको, सॉरी जो वर्ड्स y वाले हैं उनको क्या करना है, एडवर्ब में चेंज करना है. तो बस आप ly के साथ साथ I भी लगा दोगे तो इट वुड बी I ly which would change these words to adverbs. Very easy. So angry y would change to I ly, happy y would change to I ly. तो इसी तरीके से सारे वर्ड्स में जो है y हट के I ly जोड़ोगे आप, तो ये सारे वर्ड्स किस में चेंज हो जाएंगे, एडवर्ब्स में. क्लियर? ऑल राइट. लेट्स सी द आंसर्स. सो वेरी इजी. y changes to ily, so this became an adverb. Clear? Similarly, happy would become happily,
merry would become merrily, sleep would become sleepily, easily, noisily, tidily and gloomily. यानी कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, डिफरेंट एक्शंस को, कि वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। और इन एक्शन वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स, और जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वही क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर। तो इस तरीके से ये आई एल वाई जोड़कर जो भी वाई से एंड हो रहे हैं, या फिर जो वर्ड्स जो हैं जिनमें एल वाई जोड़ देते हो, जैसे कंप्लीट को जोड़ा आपने, तो ये वर्ड्स भी एडवर्ब क्यों कहलाते हैं, बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग अ वर्ब। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज if not or unless का concept. Let's read it. Imagine that Maggie's mother told her, you will feel awful if you don't finish your history lesson. तो यहाँ पर अगर उनकी मम्मा बोलती कि तुम्हें जो है बहुत बुरा लगेगा अगर तुम अपना हिस्ट्री का लेसन फिनिश नहीं करोगी। क्लियर। शी कुड ऑल्सो से, अब इसी को मॉडिफाई करके कैसे बोला जा सकता है, यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, यानी कि तुम्हें बहुत बुरा फील होने वाला है, बट एक कंडीशन है जब ऐसा नहीं होगा, दैट वुड बी अगर अपने हिस्ट्री लेसन तुम टाइम पे फिनिश कर लो। यानी यहाँ अनलेस क्या बता रहा है, नेगेटिव में, कि अगर ऐसा नहीं किया तो अनलेस क्या हो गया, इफ नॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी अनलेस दिख जाए तो आप बोलेंगे अनलेस मीन्स if not. So unless means if not. Sentences with unless or if not are negative conditional sentences, यानी कि यहाँ condition mentioned है after unless, और यहाँ if not आ गया, यानी negative condition कि अगर इस काम को ऐसा नहीं करोगे तो इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, negative conditional sentences. तो आप unless कहीं पे भी देखो उसको if not से replace कर लो तो फिर आपको completely sentence समझ आ जाएगा। Clear? All right. Next, notice that these sentences have two parts. The part that begins with if not or unless tells us the condition. This part has a verb in the present tense. Look at the verbs don't finish, finish in the sentences above. यानी कि if not और unless के साथ जो भी part होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। यानी ऐसा काम अभी नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी, यानी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट अ पॉसिबल रिजल्ट, यानी कि इट वुड बी इन अ फ्यूचर tense. So it tells us what will happen if something else does not happen. The verb in this part of the sentence is in the future tense. Clear? तो sentences से समझ लो कि यहाँ पर unless के बाद जो भी होगा वो क्या होगा, वो होगा present tense में, और जो उसके पहले है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में। यानी जो कंडीशन है दैट वुड बी इन प्रेजेंट टेंस, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वो फ्यूचर टेंस। तो ये है वो एक्शन जो कि फ्यूचर टेंस में है। क्लियर? बहुत इजी है। ऑल राइट। तो यही चीज यूज करते हुए हमें क्या बताया, देखो एग्जांपल्स देखते हैं फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। नोटिस दीज टू टेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। फ्यूचर टेंस है देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट, तो ये क्या है, वो जो रिजल्ट मिलने वाला है, तो इसीलिए क्या होगा, फ्यूचर टेंस। अब जो कंडीशन होगी वो अनलेस या इफ नॉट के साथ रखोगे तो वो प्रेजेंट टेंस में रखोगे, तो ये हो जाएगा अनलेस वी प्रिजर्व देम। तो प्रिजर्व करना अभी है तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। क्लियर? सिमिलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स, तुम अपने लेसन्स नहीं पढ़ पाओगे, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर। और कंडीशन क्या है, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रोज नहीं पढ़ोगे तो रोज पढ़ना क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस की कंडीशन। क्लियर? फाइनली टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली, अगर टॉमी जो है वो धीरे ड्राइव करता है प्रेजेंट में तो फिर उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो होना क्या हो गया, फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा, और कंडीशन क्या होगी, प्रेजेंट में। क्लियर? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी पे बेस्ड हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो कंप्लीट करना है सेंटेंसेस विद एनीथिंग यू वांट टू राइट हियर, बट दैट शुड बी लाइक कि अगर इफ नॉट के साथ है या अनलेस के साथ है दैट वुड बी इन प्रेजेंट टेंस, और अगर जो रिजल्ट है वो क्या होगा, फ्यूचर में। बहुत ईजी है। क्लियर? सो इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट, तो इफ है तो ये हो गया प्रेजेंट में, तो यहाँ कुछ ऐसा आना चाहिए जो फ्यूचर टेंस का हो। क्लियर? सिमिलरली इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, तो इफ के साथ है तो अगेन ये क्या है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, तो आगे जो कुछ भी आएगा वो किस में आएगा, फ्यूचर टेंस में। क्लियर? सिमिलरली हम बाकी के भी सेंटेंसेस में यही कंडीशन फॉलो कर इनको कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। सो इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट होगा क्या, तो वो होगा फ्यूचर टेंस में, तो इट वुड बी शी विल गेट
annoyed, or she will become irritated, or she will be sad, she will not talk to me, she will not invite me. जो आपको लिखना आप लिख सकते हो, बस यही ध्यान में रखना है यहाँ जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा वो फ्यूचर टेंस का होगा. क्लियर? क्योंकि कंडीशन जो है वो प्रेजेंट के साथ आ गई, इफ और अनलेस, और बाकी जो बचेगा वो रिजल्ट है तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस में. डन. इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर तुम होटल में रूम में या फिर रिसेप्शन पे कॉल करके अपना ऑर्डर नहीं दोगे तो क्या होगा? खाना नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस, या फिर तुम भूखे रह जाओगे. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि फ्यूचर के रिजल्ट्स हैं. तो फ्यूचर टेंस में कुछ भी लिखो आपको जो सही लगता है. लाइक यू विल मिस योर मील, तुम्हें जो है खाना नहीं मिल पाएगा, यू वुड मिस इट. क्लियर? नेक्स्ट, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करते हो कि मैं वापस रिप्लाई करूंगा, तो ये प्रॉमिस करना अभी है प्रेजेंट में, तो रिजल्ट क्या होगा? फ्यूचर का. तो दिस वुड बी आई विल नॉट राइट यू अनदर लेटर, और आई विल नेवर राइट एनी लेटर टू यू. तो ये विल जो है वो फ्यूचर टेंस बता रहा है. डन. नेक्स्ट, इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, अगर वो कोई भी गेम्स नहीं खेलती है, यानी प्रेजेंट टेंस, तो फ्यूचर का रिजल्ट क्या होगा? वो बहुत लेजी हो जाएगी, वो ओबीज हो सकती है, वो बिल्कुल ही बोल सकते हो डेवलप नहीं हो पाएगी एज अ पर्सन. सो वी कैन राइट शी विल बिकम लेथार्जिक, दैट इज वो थक जाएगी, शी वुड बिकम लेजी एंड टायर्ड. क्लियर? नेक्स्ट, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट, यानी कि अगर ये बर्ड जो है वो जल्दी से फ्लाई कर जाती है तो जो कैट है वो क्या नहीं कर पाएगी? वो उस पर पाउंस नहीं कर पाएगी, झपट नहीं पाएगी, एंड दैट बर्ड वुड नॉट बी किल्ड. तो ये फ्यूचर टेंस का रिजल्ट है. तो क्या लिखोगे? द कैट विल पाउंस ऑन इट एंड किल इट. क्लियर? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये रिजल्ट मिलेगा. डन. तो इसी तरीके से अनलेस को इफ नॉट से रिप्लेस करके पढ़ो तो आपको फिर सेंटेंसेस समझ आएंगे. एंड ऑल्सो अनलेस और इफ नॉट के साथ कंडीशन है तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी, और जो उसके बाद का पार्ट है वो क्या है? एक रिजल्ट, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस में. डन. ऑल राइट. So with this we come to an end of our topic, which is NCERT solutions of the chapter The Fun They Had. I hope आपको हर एक question, whether that was related to the text, whether it was related to the language or the grammatical portion, I think you are clear with every question. Done. Now also you can try to write your own answers, sample answers जो मैंने दिए हैं, you can add to some points to it, you can modify it. ऑल्सो नॉट दी आंसर्स जो कि डायरेक्ट हैं, जैसे 11 ईयर्स 13 ईयर्स में क्या ही मॉडिफाई करोगे. बाकी आंसर्स में यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू राइट योर ओन आंसर्स सो दैट यू गेट अ प्रॉपर ओवरव्यू जस्ट हेयर इन योर ब्रेन अबाउट दिस chapter. So now in the next video we'll start the poem The Road Not Taken, which is mentioned in this particular chapter. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.